नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में महान वीरांगना देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विधायक भगवान दास सबनानी और प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लगभग 3 महीने तक आचार संहिता लागू रही और इस दौरान पुलिस द्वारा किए गए काम प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार की बूथ लूटने की घटना या हिंसा जैसे खबर नहीं आई। यह पुलिस की उपलब्धियों में से एक है। वे अपराध पर और सख्ती करे। जहां भी लगता है कि पुलिसिंग की जरूरत है वहां पर सख्ती करे। अपराध की दर सभी क्षेत्र में गिरी है। महिलाओं की सुरक्षा का भी विषय है जिस पर जोर देने को कहा है। गृह मंत्री भी हूँ, स्वाभाविक रूप से इस विभाग की भी जवाबदारी मेरे पे है और उसी नाते से मैंने यहाँ अभी चलने वाले प्रदेश की सारी हलचल, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 महीने आचार संहिता के हो गए, स्वाभाविक रूप से हम सब चुनाव अभियान में लगे थे और जैसे ही ये चुनाव का 7वां चरण पूरा हुआ, हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए और मैंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी जिनने 4 महीने के ये 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहाँ कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की जरूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। मुझे संतोष है इस बात का कि अभी तक के जो मुझे आंकड़े बताए भी गए, जिस प्रकार से रिकॉर्ड बने हैं, कि हमारे और वो सालों की तुलना में बहुत कम एक तरह से ये घटनाओं पे काफ़ी नियंत्रण हुआ है। अपराध की दर सभी क्षेत्रों में गिरी है, लेकिन फिर भी हमने कहा सजगता रखना चाहिए। साथ ही साथ अगले महीने से बारिश के बाद त्योहारों का सिलसिला चालू होने वाला है, तो त्योहारों में भी हमारी अभी से प्लानिंग बन जाए। जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी या बड़े आयोजन होने वाले तो वहाँ का प्रबंधन हम कैसे अच्छा करें, क्या करें। खासकर स्कूल कॉलेज जो प्रारंभ होने वाले हैं तो स्कूल कॉलेजों के आसपास सुरक्षा के प्रबंध कैसे रखें, लड़कियों के स्कूल, लड़कियों के कॉलेज, उनकी विशेष चिंता करें। ऐसे कई विषयों को लेकर के मैंने अपनी बात कही और मुझे संतोष है कि जिस प्रकार का वातावरण बना है हमारे प्रशासन इस सारी बातों को करने में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साय समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने हिस्सा लिया। प्रथम सत्र को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। इंदौर में केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव पर कहा, लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल होना है। देश का एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने की दिशा में हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। हमारी यही आशा है कि देश का एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपना मत अधिकार, जो प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपना मत अधिकार का पूर्ण प्रयोग करें, अच्छा मतदान हो और उसके बाद आगामी 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
तीसरी पारी में, और तीसरी पारी में जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साय समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी ने हिस्सा लिया। प्रथम सत्र को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से बातें साझा की और साथ ही कहा कि 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। IIM रायपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें स्वयं योजनाओं के विस्तार और प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य जो मंत्रिमंडल हैं उसमें ये बाकायदा प्रशिक्षण लेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के मैनेजमेंट किस तरीके से बैठाई जा सकती है, जो राजस्व का आय है उसको किस तरीके से विस्तार किया जा सकता है, जो आवक है उसको और योजनाओं में किस तरीके से भेजा जा सकता है और योजनाओं का जो लाभ आम आदमी है वो किस तरीके से उठाया जा सकता है, इसके ऊपर बाकायदा IIM में एक प्रशिक्षण के तौर पे किया जा रहा है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि किस तरीके से सरकार की जो नुमाइंदे हैं और जो सरकार की चाह है वो सफल हो पाता है, या फिर प्रशिक्षण एकमात्र प्रशिक्षण के तौर पे ही रह जाएगा, या फिर इसमें अमल करने के लिए अलग अलग जो मंत्री हैं उसको बाकायदा प्रशिक्षण के देने के बाद क्या इन योजनाओं को धरातल में उतार पाती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल तो ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो लगातार प्रशिक्षण के दौरान अनेकों विषय को लेकर के गंभीरता से प्रशिक्षण लिया जा रहा है। जो अलग अलग जो विदेश से तक आए हुए जो प्रोफेसर हैं वो बाकायदा मैनेजमेंट के गुण सिखा रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का गुण है वो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से उन्नति को लेकर के जाती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। इंदौर शहर में लगातार बढ़ते जा रहे तापमान के साथ ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में 51 लाख पौधे लगाने का आह्वान किया है, जिसके लिए उन्होंने शहर में बने पार्क और गार्डन का दौरा शुरू किया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने MR10 पर बने नमो ग्लोबल उद्यान का दौरा किया और 2 एकड़ में नगर निगम द्वारा विकसित किए गए बगीचे में लगे पौधे और उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के पार्षद और MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, उद्यान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहाँ अधिकारियों ने मंत्री विजयवर्गीय को उद्यान में लगाई गई 12,000 पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि शहर की संरचना और बढ़ते जा रहे तापमान को देखते हुए पौधारोपण जरूरी है। साथ ही कहा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन पर्यावरण नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और पेड़ लगाने होंगे। इस दौरान उन्होंने किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं की। किस तरह से ये देखिए, जिस तरीके से सारी दुनिया जल रही है, हमारे देश में तापमान बढ़ रहा है, इंदौर ने भी तापमान में रिकॉर्ड बनाया है। तो मुझे लगता है कि यदि हमने समाज को जागृत नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खराब हो सकता है। और इसीलिए अभी जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से इस शहर में लगभग 25 करोड़ पेड़ होना चाहिए जिले के अंदर, पर बमुश्किल 4-5 करोड़ पेड़ है। हमें संकल्प लेकर 25 करोड़ पेड़ लगाना चाहिए अगले 4-5 वर्षों में, तब इस शहर के अंदर हम शुद्ध ऑक्सीजन ले सकेंगे, प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलेगी। और इसलिए एक हरित क्रांति इंदौर के लिए बहुत आवश्यक थी। हमने नगर निगम के माननीय महापौर जी और उनकी पूरी टीम के साथ बैठकर ये निर्णय लिया। उसमें IDA और सारे विभाग मिलकर, प्रशासन, हम सब मिलकर
51 लाख पेड़ लगाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरे समाज में एक जागृति अभियान भी करेंगे। आज उससे संबंधित हमारी बैठक है पार्टी की, फिर उसके बाद हम अलग अलग व्यापारी संगठनों से बैठक करेंगे और कुल मिलाकर सभी से कहेंगे कि हर व्यक्ति को हर साल 10 पेड़ लगाना चाहिए। यदि संकल्प लेकर हर व्यक्ति हर साल 10 पेड़ लगाएगा तो हमारा जो 25 करोड़ पेड़ों का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसको सामाजिक दायित्व समझकर लोगों को उसके निर्वहन करना चाहिए। पैसे तो सब कमाते हैं, अपने परिवार के लिए आप बंगला छोड़ जाएंगे, कार छोड़ जाएंगे, सोना चांदी छोड़ जाएंगे और ज़मीन जायदाद छोड़ जाएंगे, पर ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी। और इसलिए ऑक्सीजन जोन भी तेज गर्मी की वजह से मौत के मामले सामने आने लगे हैं। जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन में एक बुजुर्ग अधिक धूप में रहने की वजह से चक्कर खाकर गिर गया, जिसके उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह डॉक्टर से पूछी गई तो डॉक्टरों ने बताया कि तेज धूप में रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। प्रशासन के द्वारा लोगों को बार बार सूचना दी जा रही है कि सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक घर पर ही रहे, घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से निकले और पानी तरल पदार्थ का सेवन करें। गर्मी की वजह से मौत के मामले अब सामने आने लगे हैं। जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति कल दोपहर को बहुत देर तक धूप में रहने की वजह से बेहोश हो गया, जिसे वो इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों से इसके बारे में पूछा गया मौत की वजह, तो डॉक्टर ने बताया कि तेज़ गर्मी में रहने की वजह से हीट वेव लू की चपेट में आ गया था, जिसकी उसकी मौत हो गई है। प्रशासन के द्वारा लोगों को कई बार सूचना दी जा रही कि रेड येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घर से ना निकलें और घर से निकलें तो पानी पीते रहें और लिक्विड में जैसे नींबू पानी है, गन्ना रस है, ऐसे तरल पदार्थों का सेवन करते रहें ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे और पानी की कमी ना हो। इस माह में देखा जाए तो अभी नवतपा के समय में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी चल रही है। कई सालों का इस साल रिकॉर्ड टूट चुका है। कहीं ना कहीं जो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, गांव क्षेत्रों में ही कटाई हो रही पेड़ पौधों की, शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी का भी जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। NMB न्यूज के लिए जांजगीर चांपा। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों बालाघाट में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है, जिससे क्या पशु पक्षी क्या इंसान सभी की हालत खराब है और इसका सर्वाधिक असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि बढ़ते तापमान से छोटे बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, ये प्रचंड गर्मी का समय है। मतलब एक्चुअली गर्मी तो हर साल गर्मी में गर्मी पड़ती है, पर ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ जगह 50, 52, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया है। और इस भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है तो बच्चों पे देखने को मिलता है। बच्चों में अभी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कि उनको फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उल्टी दस्त की बीमारी हो रही है। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चों में पीलिया का प्रकोप भी देखने को पड़ रहा है। तो मेरी इस आपके वीडियो के माध्यम से समस्त पेरेंट जो है, माँ बाप बच्चे के, उनसे यही अनुरोध है, अपने बच्चे को सबसे पहले पूरी सावधानी पूर्वक रखें, ज़्यादा उसको लपेटे नहीं, घर के अंदर ही रखें। 10 बजे से शाम के 4-5 बजे तक उसे कहीं जाने दें। दिन भर प्रचुर मात्रा में उसे पानी पिलाते रहें, जूस पिलाएं, मैंगो शेक आ रहा है वो पिलाएं, लस्सी पिलाएं और ORS का उसको प्रयोग करने दें प्रचुर मात्रा में। खाना पीना खिलाते रहें कुछ ना कुछ, और किसी भी परिस्थिति में घर के बाहर उसको ना भेजें, क्योंकि हीट वेव चल रही है, कब बच्चा लपेटे में आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और उसको जरा भी तकलीफ होती है, बुखार आता है या उसको डिहाइड्रेशन के साइंस दिखाई देते हैं या लू लगने के साइंस दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत उसको जिला अस्पताल या कहीं भी आपकी जो कैजुअलिटी है वहाँ पे दिखाएं डॉक्टर को जाके। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हीट वेव में क्या होता है, बच्चे का एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हम आप डरते हैं कि हम बुखार कैसे कम करें, तो मेरी यही सलाह है कि बुखार का सिरप पिलाएं और ठंडे पानी से पट्टी करें। यदि 100 से ऊपर है तो ठंडे पानी से पट्टी करें, 102 से ऊपर है तो बच्चे को नल के नीचे डाल के नहला दें, और यदि 104 है तो उसको बर्फ़ का पानी लगा के आप उसका
4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले की 5 विधानसभा की 4 जून को शासकीय ITI कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट की मतगणना और ETBPS की स्कैनिंग प्रारंभ होगी। 30 मिनट पश्चात EVM की मतगणना भी प्रारंभ हो जाएगी, जो समानांतर चलेगी। मतगणना के लिए 97 टेबलें लगाई जाएंगी। मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित रहेंगे। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों, मतगणना अभिकर्ताओं और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। की मतगणना के लिए फर्स्ट फ्लोर सभी 5 के लिए पृथक पृथक हॉल है। इसमें लहार, भिंड, अटेर और गोहद का ग्राउंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पर महगांव का है। महगांव का जो कक्ष है उसी में एक कक्ष पृथक से बनाया गया है, जिसमें ETPBS की और पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ, ये सभी प्रतिबंधित रहेंगे। प्रवेश द्वार सभी के लिए पृथक पृथक बनाए गए हैं। 2 प्रवेश द्वारों से मतगणना का जो ड्यूटी में कार्मिक लगे हुए हैं, मतगणना का स्टाफ, वो प्रवेश करेगा। 2 दूसरे प्रवेश द्वार हैं, उनसे अभ्यर्थी, उनके एजेंट, उनके मतगणना एजेंट और मीडिया प्रवेश करेगा। पिछली बार की तरह ही मीडिया का एक कक्ष रहेगा, जिसमें हम कम्युनिकेशन की सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। वहाँ तक आप अपना मोबाइल भी उपयोग कर सकेंगे और आपको अलग से वहाँ इंटरनेट दे रहे हैं, इंटरनेट एक कंप्यूटर दे रहे हैं, एक इंटरनेट कंप्यूटर देंगे। यदि आपको प्रेषण करना हो किसी को अपने समाचार वगैरह का, तो वहाँ से प्रेषित कर सकेंगे। जो मतगणना होनी है उसमें अटेर में 21 टेबल लगानी है, 14 राउंड में मतगणना पूर्ण हो जाएगी। भिंड में भी 21 टेबल है, 15 राउंड लगेंगी। लहार में 18 टेबल और 17 राउंड लगेंगे। महगांव में 21 टेबल 16 राउंड लगेंगे और गोहद में 16 टेबल 18 राउंड लगेंगे। अगर सबसे लंबी हमारी गोहद की 18 राउंड चलेगी, तो सबसे पहले 14 राउंड की अटेर की पूर्ण हो जाएगी। ETPBS और पोस्टल बैलेट की गणना जैसा कि हमारा अनुमान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पोस्टल बैलेट तो गिनती शुरू से प्रारंभ हो जाएगी। ETPBS को पहले स्कैन करना पड़ेगा, स्कैनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब उनकी गणना प्रारंभ की जाएगी। तो ये मेरा अनुमान है कि 2 बजे तक हम इसको संपन्न। मध्य प्रदेश के रीवा में अब तंबाकू का सेवन कर कार्यालय आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आज विश्व तंबाकू दिवस पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी शासकीय कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अगर कोई कर्मचारी तंबाकू का सेवन कर कार्यालय आया या परिसर को गंदा करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से गुटखा, तंबाकू के सेवन न करने की अपील की गई है। विश्व तंबाकू दिवस के संबंध में ये सभी के लिए आदेश भी निकाले गए हैं और ये सामान्य निर्देश भी हैं कि तंबाकू के सेवन से किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने जो आवासीय अपना ऑफिस का परिसर है वहाँ पर गतिविधि भी रखी है। साथ ही सभी विभागों को भी इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं कि वो न सिर्फ दूसरों को बताएं बल्कि अपने यहाँ भी जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो भी तंबाकू का सेवन ना करें। और ये सभी शासकीय ऑफिस में भी देखा जाता है कि कई लोग इस तरीके की आदत जिनमें है उनको भी तंबाकू का सेवन ना करें, वो इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही ये सामान्य जन से भी अपील है कि तंबाकू के सेवन से हम सभी लोग जानते हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ भी होती हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसका सेवन ना करें। सरकारी कर्मचारियों को लेकर दफ्तर में थूक देते हैं, बिल्कुल ये बहुत ही आपत्तिजनक विषय है। और दफ्तर में जो लोग इस तरीके के तंबाकू का सेवन करते हैं या सेवन करने के उपरांत जो है शासकीय संपत्ति को गंदा करते हैं, आसपास के परिवेश को गंदा करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत ड्रग्स पेडलर्स पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने दबिश देकर एक ही समय पर 19 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जोन 1 में ड्रग्स पेडलर्स पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से अधिक ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही एडिशनल
पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है। जोन 1 से पहले जोन 2 में भी कार्रवाई हुई थी, अब जोन 3 और जोन 4 में भी होगी। सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस जो ड्रग्स के स्मगलर हैं उनके विरुद्ध पुलिस अपनाए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार कार्रवाई हो रही है। उसे हम और यूनिफाइड करेंगे, क्योंकि हमारी क्राइम की टीम भी नारकोटिक्स पे काम कर रही है। हमारी हेल्पलाइन जो है वो यूनिफाइड तरीके से हम लड़े ड्रग्स पैडलर्स से, ड्रग्स स्मगलर से, तभी ये जो एक संकट उभर रहा है इंदौर के सामने उसको हम दूर कर सकते हैं। कितने पकड़ा पैडलर? 50 से ज्यादा पैडलर्स पकड़े गए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि मेन आदमी कौन है, किन पिन कौन है, कौन जो इंदौर को मंडी बना रहा है ड्रग्स की, वो हमारा टारगेट है और हम निश्चित तौर पर उन्हें पकड़ेंगे। के गोहद कस्बे में बड़ा बाजार में जैन मंदिर के परिक्रमा रास्ते पर तहसीलदार नरेश शर्मा ने नगरपालिका और राजस्व अमले के साथ जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया। हालांकि इस बीच अतिक्रमणकारियों ने विरोध करने की कोशिश भी की, मगर कामयाब नहीं हो सके। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जैन समाज ने एसडीएम पराग जैन के नाम तहसीलदार नरेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों को नगरपालिका के माध्यम से नोटिस भेजे थे। इसके बाद दल बल के साथ जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया गया। जैन मंदिर का जो मुख्य गेट है बड़ा बाजार वाला, उसके सामने की भूमि पर अस्थायी रूप का अतिक्रमण है, तो इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण किन लोगों ने किया हुआ है? नगरपालिका गोहद के द्वारा जो अतिक्रमणकारी हैं उन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। उसके आसपास इन लोगों के घर बने हुए हैं, उनके द्वारा थोड़ी थोड़ी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। सहमतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के गोहद में बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, जहां अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया है। वहीं आपको बता दें कि गोहद कस्बे में बड़ा बाजार में जैन मंदिर के परिक्रमा रास्ते पर तहसीलदार नरेश शर्मा ने नगरपालिका और राजस्व अमले के साथ अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया गया है। मध्य भारत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।